पॉलिटिकल साइंस का एक एग्जाम जो आपको 30 लाख रुपए दिला सकता है। दोस्तों आज मैं आपको जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और मेरा जेआरएफ भी था। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो केवल अपने एक्सपीरियंस पे बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने लगभग 50 लोगों के इंटरव्यू करे हैं। मैं लगातार 6 साल से जेएनयू में रह रहा था, उसके पहले मैंने एमफिल करा था। उन सारे एक्सपीरियंसेस का यूज करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करना है अगर आपको जेआरएफ निकालना है। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल करने हैं अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है। पहला काम जो आपको करना है नेट जेआरएफ निकालने के लिए वो है माइंडसेट चेंज के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो नेट जेआरएफ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि केवल पैसा है, ठीक है, अच्छा मोटिवेशन है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल साइंस कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो आप बहुत ज़्यादा रट लेंगे और काम चल जाएगा। उसके बाद क्या है, मतलब पहला जो माइंडसेट है कि पॉलिटिकल साइंस आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नेट इंड है तो नेट इंड नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नेट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद वाली लाइफ भी देखने की कोशिश करो कि भाई उसके बाद क्या होगा। अगर आपका नेट हो जाएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, वहां आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका जेआरएफ हो जाएगा, अगर आप पीएचडी में एनरोल नहीं होते तो जेआरएफ का कोई मतलब नहीं। तो इंड मत समझो एग्जाम को। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि हाँ भैया ये रट लेंगे वो रट लेंगे, यार एंजॉय करो। तो अपना माइंडसेट चेंज करो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कुछ वैसा नहीं है कि आपने रट लिया, एग्जाम निकाल लिया, खत्म हो गया। पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर डिसिप्लिन है जहाँ पे आपको बहुत सारी बातें मिलने वाली हैं अगर आप रियल में एंजॉय करते हैं। कहीं चौराहे पे डिबेट कर रहे हो, कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जा रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो अंत में जो गोल है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा है, हो सकता है एक अच्छा मोटिवेशन बहुत लोगों की लाइफ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा मोटिवेशन रखो, थोड़ा सा बड़ा माइंडसेट रखो, तब ज़्यादा बेहतर होगा इस फील्ड में इंटर करना और ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग नेट करते हैं और जेआरएफ करते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा टैलेंट का नहीं होता, अप्रोच का होता है। जो नेट तक रह जाते हैं बच्चे वो भी मेहनती बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन जेआरएफ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मार्क्स की कोई थ्योरी आपने पढ़ ली कि सरप्लस वैल्यू क्या होती है, अब रियल लाइफ में पूछ लिया, एलिनेशन आपने पढ़ लिया लेकिन आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो एप्लीकेशन का है और वो तभी आता है जब आपका माइंडसेट बहुत बार पॉलिटिकल साइंस को मास्टर डिसिप्लिन के बारे में देखने के बारे में होता है। अगर मैं केवल यही सोचूं कि यार ये रट लेना है ये रट लेना है, कितना रटोगे। पॉलिटिकल साइंस कोई है तो नहीं कि 2 पेज 4 पेज का है, इतना वास्ट सिलेबस है। अगर आप इंजॉय नहीं करते हैं तो मजा नहीं आएगी। तो पहला काम आपको करना है इंजॉय करना है। इंजॉय कैसे करना है उसके लिए मैं कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ, वो जाके देखो, पूरा इंजॉयमेंट और फन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, अपना 10-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरा काम करते हैं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों ने बताया है, मेरा भी तरीका वही है, वो है सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कुछ भी पढ़ना है, नहीं भाई, सिलेबस है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सिलेबस लेके आना है और सिलेबस पे भी 80-20% रूल लगाना है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सिलेबस का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस का हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बात है जो सिलेबस है आपका, जो भी बताया गया है कि ये पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हैं जितने मेंशन है, उसमें भी सब पार्ट बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रूल होता है जिसे बोलते हैं 80-20% रूल, मतलब है कि जो 20% सिलेबस का पार्ट होता है वहां से लगभग 80% सवाल आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 10 साल में तैयारी करने के लिए तो करते रहो, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आपको प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा। वो पार्ट ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जो 20% में है, मतलब जो कोर पार्ट है। मैं बताऊंगा लास्ट में, लिस्ट दूंगा आपको कि कौन कौन सा कोर पार्ट होता है। जैसे मैं अगर मार्क्स की थ्योरी के बारे में बातें करूँ तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या होता है, एलिनेशन क्या होता है, सरप्लस वैल्यू क्या होता है। मार्क्स ने बहुत सारी बातें करी होंगी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी किताबें कौन सी हैं, वो किसको आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे थे, हीगल का कैसे इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वहां से करने की कोशिश करें। तो दो बातें मैंने आपको बताई, पहला है कि आपको माइंडसेट चेंज करना है, अपना जो गोल है उसको थोड़ा सा बदलना है और वो ज़्यादा फन आएगा आपको। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, वो आपके फैकल्टीज की गलती है जो आपको पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस ऐसा डिसिप्लिन है कि जो आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप मुझे एक थ्योरी बताएंगे, मैं उसको आपको रियल लाइफ में बता दूंगा एग्जाम्पल कि आप कैसे यूज करेंगे। दूसरा है सिलेबस को ध्यान में रखो और 80-20% रूल लगाओ। कहने का मतलब है कि आप भले ही पूरा सिलेबस पढ़ो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। जैसे आप लिबर्टी के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो लिबर्टी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लिबर्टी का ओरिजिन कैसे है, एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में कैसे है, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे है। लेकिन कुछ थिंकर्स हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे इजाया बर्लिन का 1958 का किताब है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, वो टू कॉन्सेप्ट में किसका सपोर्ट करता है नहीं करता उसके बारे में पढ़ लो। फिलिप पिटीट का जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक लिबर्टी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो लिबर्टी आप पढ़ो, मैं मैंने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार इतना तो आपके दिमाग में हो कि कौन सा चीज़ ज़्यादा प्रियोरिटी पे रखना है, ताकि आप उन लोगों से 2 कदम आगे हो पाएं जो केवल नेट तक पहुंच पा रहे हैं। तो 2 काम मैंने आपको बताए, एक एंजॉय करने वाला, दूसरा ये सिलेबस वाला। तीसरा जो काम करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखो मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ कि नेट में क्या आने वाला है, कोई और बताने की कोशिश करेगा नेट में क्या आने, हम लोग जादूगर तो है नहीं।
हम लोग कहाँ से देख के बताते हैं कि क्या आने वाला है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सबका सेम होता है। मतलब जो भी पेपर होता है सबको आप भी ला सकते हो, मैं भी ला सकता हूँ, कोई भी ला सकता है। फर्क ये होता है कि मैं उसको थोड़ा ऊपर लेवल पे देख पाता हूँ, क्योंकि मैंने उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करा हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर ये ट्रेंड जा रहा है तो किधर जा सकता है, नहीं जा सकता। उसके हिसाब से मैंने 100 कॉन्सेप्ट का लिस्ट बनाया हुआ है कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो मैंने ऐप पे डाला हुआ है, पूरा का पूरा कोर्स वहां से मिल जाएगा। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके आओ। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो लोग रीडिंग पे यकीन करते हैं कि वो बार बार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और उनको लगता है कि हम लोग पढ़ते रहेंगे उसी से सारा चीज हो जाएगा। देखो, पढ़ने से आपको आता है, आपको लगता है कि यार आ गया है, फिर आपने पढ़ लिया आ गया। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करते हैं, तब आपको रियल में पता चलता है कि कितना आता है कितना नहीं आता। तो ब्रेन जो है ना, उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है जो आप बहुत मेहनत करके याद रखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि आपने एक बार पढ़ा, आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ लोगे, आपका ब्रेन कहेगा यार आप इससे फेमिलियर हैं, वो बोलेगा रहने दो यार, छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, उससे 80-20% वाला भी निकालना है कि भाई 20% कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको खुद को चेक भी करना है कि यार अगर मैं लास्ट ईयर पेपर में बैठा होता तो मेरे कितने बन रहे होते। तो उसके 2-3 काम होते हैं कि एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप कितने पानी में हो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि यार सब आ रहा है। लेकिन जब वो क्वेश्चन पेपर लगाने जाते हैं तब उनको रियलिटी पता चलती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लगाओ। उसको लाने के 3-4 फायदे हैं। पहला, आप 80-20% निकाल सकते हैं कि सिलेबस का 20% पार्ट कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी ला सकते हैं। मैं भी आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुद भी आप तलाशो। अगर आपका एक पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो आपको दूसरे पार्ट में मेहनत करनी है, वो सारी चीजें हैं। तो पहला 80-20% वाला है कि आपको सिलेबस कौन सा कोर है वो पता चलेगा। दूसरा है आप सेल्फ डायग्नोसिस करोगे। इस तैयारी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा टैलेंट डिमांड करता है। ये डिमांड करता है कि आप एवरेज प्लस हो जाएं और थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहें बाकी लोगों से। उसके लिए आप तभी बेहतर हो पाएंगे जब आप खुद को खुद से कंपेयर करेंगे। दूसरे से कितना कर पाओगे? तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, आप देखने की कोशिश करो कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो उनको आ रहा होता है वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो नहीं आ रहा होता उसको छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत हैबिट है आपकी। पेपर 1 छोड़ने की आदत बिल्कुल खराब है, और ये वाली भी खराब है। तो सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होगा, आपको पता लगेगा। सपोज करें कि मेरा पॉलिटिकल थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, और मेरा पॉलिटिकल थ्योरी अगर बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे 2-4 नंबर और दिलाएगा अगर मैं उसमें 4 घंटे लेने की कोशिश करूं या लगाने की कोशिश करूं। लेकिन अगर मेरा कंपेरेटिव बहुत वीक है, मैंने इसको कभी टच ही नहीं करा, वही 4 घंटे अगर मैं कंपेरेटिव में लगा दूंगा तो मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। अंत में गोल है कि जो ओवरऑल नंबर है वो कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि भाई जिसने पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यादा अच्छे सवाल करे हैं उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, सबके बराबर ही नंबर है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लगाओ। ये तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। माइंडसेट चेंज करो, 80-20% रूल लगाओ, सिलेबस को लाओ, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करो और उसको लगाने की कोशिश करो। उसके साथ साथ कुछ काम मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो है पढ़ने का जो आपका तरीका है। अगर आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं आज के वक्त में, लगभग 75% के ऊपर कट ऑफ चली जा रही है। तो केवल जो पुराने तरीके थे कि आप किताब लाए, रट लिया, बार बार रीड कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। आपको जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं पढ़ाई की, जैसे एक्टिव रिकॉल के बारे में, कि आपने मार्क्स के बारे में कोई चीज़ पढ़ी और आप अकेले में जाके उसको पेज में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपने किसी और थिंकर के बारे में पढ़ा, उसकी किताबें लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी टेक्निक यूज करने की कोशिश करो। और एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं डुअल कोडिंग थ्योरी। मतलब डुअल कोडिंग थ्योरी ये होती है कि अभी मैं पूछूंगा आपसे कि विराट कोहली कौन है, तो आप विराट कोहली के बारे में 10 चीजें बता देंगे, उसकी वाइफ के बारे में बता देंगे, उसके बच्चे के बारे में बता देंगे, किसी के कुछ भी बता देंगे विराट कोहली के बारे में, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, आपने उसकी रेगुलर फोटो देखी हुई है। लेकिन आप लोग 10 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, अभी मैं बोलूंगा कि इजाया बर्लिन और कोई और थिंकर दे दूंगा, टीएच ग्रीन में फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन इसमें से टीएच ग्रीन है, कौन इजाया बर्लिन है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने थिंकर से कभी दोस्ती ही नहीं करी, उनको कलर्ड नोट्स में आपने देखा ही नहीं, उनको अलग तरीके से देखने की कोशिश नहीं करी, उनको केवल कॉन्सेप्ट के थ्रू देखा है कि यार केवल आपको मार्क्स का शकल याद होगा, अभी सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का शकल भी याद नहीं होगा। तो आप इन लोग से दोस्ती बनाने की कोशिश करो, थोड़ा फैमिलियरिटी लाओ। तो जो नोट्स हो वो कलर्ड नोट्स होनी चाहिए। मैं बिल्कुल फोटोकॉपी को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उनको याद करना ब्रेन के लिए बहुत टफ होता है। आपको बोलेंगे लोग कि आसान मिल रहा है, लेकिन सस्ता करके क्या करोगे? आपका 30 लाख का मैटर है, अगर आप लोग 1,000-2,000 के चक्कर में 6 महीना अपना और वेस्ट कर देना तो ये सही चीज नहीं है। तो कोशिश करो कि कलर्ड नोट्स लेने की कोशिश करो। मैंने बहुत अच्छे कलर्ड नोट्स बनाए हुए हैं थिंकर्स के बारे में, इनकी लाइंस के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि आपको पता लगे। अब आप मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, 4 स्टेज का। अब एक तरीका है कि मैं आपको बताऊं कि पहला स्टेज क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है। एक आप फोटो के थ्रू चारों स्टेज समझ सकते हैं। उसी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करो। अगर आप रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन पढ़ने वाले हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस पढ़ने वाले हैं, अगर आप फोटो से देखते हो तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ये तरीके हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ निकालना चाह रहे हो। मैं तुक्का नहीं बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको बेसिक लगाओ और करने की कोशिश करो। टफ होने वाला है, ये नहीं कि एक्टिव रिकॉल करोगे तो बहुत आसान होगा। जितना आप पढ़ते हो तो 50 पेज पढ़ जाओगे उतने टाइम में, एक्टिव रिकॉल में शायद 10 पेज पढ़ पाओ। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि कोई भी चीज बार बार
4 बार आप पढ़ोगे, उससे बेहतर है कि 2 बार पढ़ो, एक बार आप पढ़ो, एक बार रिकॉल करो, रिकॉल वाला ज्यादा याद रहता है। तो अंत में गोल ये है कि जब पेपर में आप बैठने जाओ तब आपको क्या आ रहा है, गोल ये नहीं कि जब आप पेपर में नहीं बैठो आप क्या फील कर रहे हो, आपको कितना आ रहा है। तो ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। आप सब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, स्मार्ट हो, मास्टर्स के बाद ये करने की कोशिश करो, और ये टेक्निकल फॉल्ट मत करो। और एक काम जो आपको अवॉइड करना है वो कोचिंग पे ओवर डिपेंडेंस। कोचिंग वाले सबको सेम मटेरियल देते हैं, अगर वो बोरिंग मटेरियल जो उन्होंने बनाया हुआ है, रटा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाल के उनके कंटेंट राइटर ने बनाया है, उसी पे भरोसा करोगे कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि बाकी बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने की कोशिश करो, पॉलिटिकल साइंस एंजॉय करने की कोशिश करो। अब बातें आती हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ मैं बता देता हूँ, बाकी ऐप पे जाके कोर्स लेने की कोशिश करना, और वो इतने मिनिमम प्राइस पे कोर्स है कि आपका एक कोर्स कहीं ना कहीं आपका 30 लाख 35 लाख का काम करा देगा। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि आप लिबर्टी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। लिबर्टी पे आपको इजाया बर्लिन का पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ना है, फिलिप पेटिट का नॉन डोमिनेशन पढ़ना है, और कॉन्स्टेंट का आपको पढ़ना है जो एंशिएंट और मॉडर्न वाला लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप राइट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नेचुरल राइट्स के कौन कौन थिंकर हैं, फिर लीगल राइट्स के जैसे ऑस्टिन है, ये कौन कौन से थिंकर्स हैं, फिर मल्टी कल्चरल राइट्स के कौन कौन थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। जो टीएच मार्शल का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा वो पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मार्क्सिज्म पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्क्स के अलावा आपको ग्रामसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रिजन नोटबुक पढ़नी है, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, हिगेमनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिटिकल स्कूल के थिंकर कौन से हैं, मार्क्यूजे कौन से हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप डेमोक्रेसी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में मैकपर्सन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इलिटिस्ट थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी होता है, वहां पे आप लोग गलती करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थिंकर्स और कंपैरेटिव पार्ट मिस मत करना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कंपैरेटिव और पबेट को ऐसे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि उतना इंपॉर्टेंट है। पबेट के जितने थिंकर्स हैं वो आप सबको पता होना चाहिए, और जितने भी कंपैरेटिव वाली चीजें हैं, कंपैरेटिव मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 700 पेज की किताब लाके पढ़ो, लेकिन कंपैरेटिव के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन कौन से हैं, मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन से हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोच के थिंकर्स कौन से हैं। थिंकर्स और कॉन्सेप्ट इतना ही बहुत है, उतना ही याद कर लो बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और उसको ले मैन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करो कि यार इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्यों आया था नहीं आया था। सेम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातें करें, जब भी आप फॉरेन पॉलिसी याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके थ्रू पढ़ने की कोशिश करो कि जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी पॉलिसी थी, नाम के बारे में बात करें, बांदों के बारे में बात करें, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें करें। जब भी हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बातें करते हैं तो तास्कम के बारे में बातें कर सकते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं, सिमला समझौता के बारे में बातें कर सकते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बातें करेंगे। तो मेरा है कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद करना है, उनके अराउंड सारी चीजों को याद करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, उसको देखने की कोशिश करना, पॉलिटिकल थिंकर्स कैसे पढ़ना है उसको बताने की कोशिश करी है। और पॉलिटिकल अफेयर्स में मैंने इतना बढ़िया कोर्स लॉन्च कराया आप लोगों के लिए, कलर्ड नोट्स वाला, इंटरेस्टिंग कहानियों के थ्रू, क्योंकि आपने फिलोसफी कहानियों के थ्रू नहीं पढ़ी, तो वो कोर्स देखने की कोशिश करो। 30-35 घंटे में मैं ये गारंटी करता हूं कि आपके 25, 30, 40 नंबर बढ़ने वाले हैं, अगर आप उसको बार बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये तरीके हैं अगर आपको नेट जीआरएफ निकालना है पॉलिटिकल साइंस में, और ये मेरे तरीके हैं और जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू करा है उनके तरीके हैं। तो अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो काफी ओरिजिनल, आपकी मेहनत होगी, मैं गाइड कर सकता हूं, मैं आपका एग्जाम नहीं निकलवाने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया ने बोल दिया निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंजॉय करना पड़ेगा। और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे माइंडसेट के बारे में, 80-20% रूल के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, डुअल कोडिंग थ्योरी के बारे में, एक्टिव रिकॉल के बारे में, वो सारी चीजें करने की कोशिश करो, मुझे मैसेज करो, कोर्स लेने की कोशिश करो, और ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है। आपका एक काम है कि आपको कमेंट करके एक ऐसे थिंकर का नाम बताना है जो आपको बहुत पसंद है, और आपको क्यों पसंद है वो भी कमेंट करके बताना। तो कमेंट जरूर करना ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊं। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।